वेलकम टू पाथवे टू यूपीएससी। आज से हम अपने इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के थ्रू अपना पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट करेंगे। हो सकता है एक वीडियो में ना करें, पार्ट वाइज करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर याद हो जाए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आपने मेरा लेक्चर देखा तो मैं ये अश्योर करता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने काम पे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं हम उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहें, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस पूरी चीज़ को कंप्लीट करेंगे। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पहले बात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो किस चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटिकल सिस्टम का, पूरी जो हमारी राज्य व्यवस्था चलती है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ ट्रेड पे ना अपना फोकस रख के इंडियन पॉलिटी पे जब अपना फोकस किया, शिफ्ट किया, तो उसके बाद उन्होंने कैसे लॉज में चेंजेस लाने शुरू करे ताकि वो पूरी तरीके से इंडियंस के ऊपर अपना कंट्रोल बना पाए, इंडियन सॉइल के ऊपर, इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके कैसे वो अपना कंट्रोल बना पाते हैं। सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से पढ़ा है और आप एक एक चीज को कनेक्ट करते जा रहे हैं तो आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। देखो, बहुत ही पॉइंट वाइज मैनर में और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब इसमें क्या है कि जो भी लॉज 1858 के पहले बने हैं उन्हें हम सिंपली चार्टर एक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? चार्टर एक्ट, ठीक है। और 1858 के बाद जो भी बने हैं, 1858 के जो बाद बने हैं लेटर ऑन, उन्हें हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 1858 1857 ये बहुत ही डायनामिक शिफ्ट हुआ था क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था 1857 में। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश क्वीन जो वहाँ की थी, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब से सारी चीज़ें मैं अपने कंट्रोल में रखूंगी। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी हम लोग समझेंगे। तो अभी हमने समझा कि 1858 तक जो भी चार्टर, जो भी रूल्स बनाए गए, जो भी लॉज बनाए गए, उनको चार्टर एक्ट कहा जाता था। और 1858 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाने लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों कहा जाने लगा, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, पहला एक्ट शुरू करते हैं जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट, किस चीज को रेगुलेट करना है? देखिए, ब्रिटेन में पूरी सरकार थी, ठीक है। मतलब इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटेन में मतलब उनका पूरा पार्लियामेंट था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, मान लीजिए कि हमारे यहाँ से अडानी साहब जो है वो अफ्रीका के कोई देश में जाते हैं अपनी कंपनी लगाने, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई कहाँ पर? इंडिया में आई। इंडिया में अपनी कंपनी स्टैब्लिश की। इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इस कंपनी में जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी, जो भी कमियां थी, उसे रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग जैसे लोग कंपनी के थ्रू बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, लेकिन देश को कोई फायदा नहीं हो रहा था, ब्रिटेन को कोई फायदा नहीं हो रहा था, वहां की गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये लोग बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे थे। तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इज इट क्लियर? तो अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे ये समझते हैं हम। पहला प्रोविजन था, देखिए हम सारे प्रोविजन नहीं फोकस करेंगे, लेकिन एग्जाम बेसिस पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हम उस पर सब फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अब इस तरीके अपना नोट्स बना सकते हैं। पहला पॉइंट था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे
वो अपॉइंट करते थे किसको? गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि अभी इनके हिस्से में बंगाल पे ही इनका अभी कब्जा था, ये अभी पूरी तरीके से इंडिया में नहीं फैले थे। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हम अभी देखते हैं, इसका ओरिजिन वहां से होता था। ठीक है, जिसमें वन सीजे एंड 3 जजेस, इतने होते थे। 3 जज होंगे और 1 चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये किनको अपॉइंट करते थे? गवर्नर जनरल को अपॉइंट करते थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किनको अपॉइंट करते थे? गवर्नर जनरल को अपॉइंट करते थे। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर्स हम देखते हैं कि कंपनियों में होते हैं, तो कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपॉइंट करते थे। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोविजन बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी उनके अपने आंतरिक, ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं था कि भारत के लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको डील करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो उनको डील करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब और आगे प्रोविजंस देखते हैं। आगे प्रोविजंस थे, थर्ड प्रोविजन, कि इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट किसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और ये पहला ऐसा कोई स्टेप था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन द्वारा। अब ये जो है, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन इसने बनाया, सिंपल सी बात है। इसमें एक और प्रोविजन था, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंटरिंग इन प्राइवेट ट्रेड्स or accepting presents and bribes from native people। ठीक है, तो किस चीज से प्रोहिबिट करते थे? सर्वेंट, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वेंट्स काम करते थे उन लोगों को ये पूरी तरीके से प्रोहिबिट था कि आप जो लोकल पीपल हैं, जो नेटिव पीपल हैं, प्राइवेट लोगों से किसी भी तरीके से ट्रेड करना और उनसे किसी भी तरीके से प्रेजेंट एक्सेप्ट करना। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रेजेंट को कोई तोहफा दे रहा है या किसी भी तरीके का ब्राइब दे रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओवरऑल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या क्या कहता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो अपॉइंट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया इस एक्ट के थ्रू पहली बार। सुप्रीम कोर्ट उनके प्राइवेट मैटर देखता था, ऐसा नहीं है कि लोगों की, जनरल लोगों की बात सुनता था। रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया वो पहला स्टेप था रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्राइवेट अफेयर्स को। और इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक फाउंडेशन बनाया गया पहली बार इंडिया में। और इट प्रोहिबिट द सर्वेंट को रोका गया, जितने भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे उनको रोका गया ब्राइब लेने से या किसी भी तरीके के प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने से। तो ओवरऑल 1773 का एक्ट जो है वो यही कहता है। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एक्ट ऑफ 1781।
एक्ट ऑफ 1781 को कहा जाता है नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सॉरी, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए 1773 से 1781 कितने साल हो गए, 9 ईयर्स, ठीक है। 9 ईयर्स में अब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही वास्ट रूप ले ली थी, बहुत आगे बढ़ चुकी थी और ज्यादा पावरफुल हो गई थी। इसलिए अब एक्ट को सेटल करने के लिए, मतलब जो भी मतलब कमियां थी एक्ट में, पिछले एक्ट में, उसको इंप्रूव करने के लिए इसमें नया एक्ट लाया गया 1781 का, ठीक है। इसमें जो मेजर प्रोविजन है वो क्या है, पावर का कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था किनके बीच, देखिए गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच में पावर कॉन्फ्लिक्ट था जुरिस्डिक्शन को लेकर के, क्योंकि ये भी पावरफुल थे, ये भी पावरफुल थे। तो यहां पर समझ में नहीं आता था कि असली पावर है किसके पास, तो दोनों के जुरिस्डिक्शन को अच्छे से डिवाइड किया गया। तो पावर डिवाइडेड एंड jurisdiction was cleared, कि भैया कौन किसका कितना अधिकार है किस चीज में हस्तक्षेप करने का, वो चीज क्लियर कर दिया गया, क्योंकि यहां पर दोनों के पास पावर थी, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता था, ठीक है। उसको इंप्रूव करने के लिए ये लाया गया। अब आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, 1784, ठीक है, 1784। अब इसको कहा जाता है ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, अब तक उन्होंने इंडिया को काफी हद तक पोजेस कर लिया था, काफी हद तक ऑक्यूपाई कर लिया था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट का और भी गहरा मतलब है, क्योंकि पिट्स करके एक आइलैंड भी हुआ करता था, तो उसके पीछे एक अलग स्टोरी है, उस पर हम कहीं बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर समझते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। अब यहां पर 1773 के एक्ट को और इंप्रूव किया गया, उसमें जो कमियां थी, और कमियां क्या सामने आई कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो आपस में ओवरलैप हो रहा था। जो फंक्शंस थे, कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, क्योंकि दोनों का जुरिस्डिक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, और यहां पर क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी लाने के लिए, काम में क्लैरिटी लाने के लिए कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। डुअल कंट्रोल, दैट इज यहां से डुअल कंट्रोल, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, डुअल कंट्रोल। डुअल कंट्रोल का मतलब है कि एक बॉडी बनाई गई कॉमर्शियल अफेयर को देखने के लिए, एक बॉडी बनाई गई पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए, ठीक है। तो अब इसको याद रखना जरूरी है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखिए डायरेक्टर कंपनियों में होते हैं, कंपनियां कॉमर्शियल अफेयर देखती हैं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो आपके कॉमर्शियल अफेयर्स को देखने के लिए है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो आपके पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स को देखने के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर क्लियर किया गया डुअल कंट्रोल के थ्रू कि भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो कॉमर्शियल अफेयर देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो पॉलिटिकल अफेयर देखेगा। तो यहां पर अगर हमसे कभी भी पूछा जाए कि किस एक्ट में डुअल कंट्रोल की बात करी गई है, तो ये हमारा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है।
अब गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे विल रिपोर्ट गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता। इनके पास मद्रास एंड बॉम्बे दोनों का ऑक्यूपाई इन्होंने कर लिया। ठीक है, बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हुए जिससे इनको मद्रास और बॉम्बे का भी कंट्रोल मिल गया। तो मद्रास और बॉम्बे के जो लोग, जो गवर्नर जनरल थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता, गवर्नर जनरल ऑफ कैलकाटा को रिपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर एक प्रोविजन और था। तो इस प्रोविजन में, मतलब इस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डुअल कंट्रोल की बात कही गई कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को अलग अलग किया गया और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अब आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी पेमेंट्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल members was made from the Indian revenue, कि भैया जितना भी रेवेन्यू आएगा, जितना भी खर्चा होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का के मेंबर्स का, वो इंडियन रेवेन्यू से उसको भरपाई की जाएगी। एक यहां पर बात की गई, पेमेंट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स was made from the Indian revenue। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 1793 के एक्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, 1813 पे हम आ गए। 1813 में 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, ट्रेड मोनोपोली of company ended except from China and टी और चाइना से रिलेटेड जितने भी व्यापार होते थे उसमें मोनोपोली नहीं खत्म करी गई। बाकी सारी चीजों में कंपनी ने मोनोपोली खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी? क्योंकि और भी प्लेयर्स थे मार्केट में, सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, हमें पता है डच भी थे और बहुत सारे, जैसे पता है हमें फ्रेंच भी थे, पोर्टुगीज भी थे। तो इसलिए और लोगों को भी मौका देने के लिए इन्होंने अपनी मोनोपोली बाकी सारी चीजों में खत्म कर दी। लेकिन चाइना और टी के मामले में इन्होंने अपनी मोनोपोली नहीं खत्म करी ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए। क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आए, किस लिए? स्प्रेड रिलीजन। जब तक रिलीजन नहीं फैलेगा, लोगों को अपने जैसा नहीं बनाएंगे, तब तक कंट्रोल करना मुश्किल रहेगा। इसलिए इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को बुलाया और अपने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की यहां पर बात कही गई। ठीक है, 1 लाख रुपीज ऑन एजुकेशन, 1 लाख रुपए एजुकेशन में खर्च करने की बात कही। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज वर empowered to levy taxes। ठीक है, यानी कि जो लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज थी, जैसे कि मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी हो गया, उनको ये पावर दिया गया कि वो टैक्स को लेवी कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि किस एक्ट में लोकल बॉडीज को ऑटोनॉमी दी गई टैक्स लगाने की। तो हमें ये पता होना चाहिए, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो यहां पर चार्टर एक्ट 1813 में हमने देखा कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी एंडेड एक्सेप्ट द चाइना एंड टी। क्रिश्चियन मिशनरीज को बुलाया गया स्प्रेड रिलीजन करने के लिए, रिलीजन को फैलाने के लिए। 1 लाख रुपए, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, 1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च करने की बात करी गई और लोकल ऑटोनॉमस बॉडी को ये अलाउ किया गया कि वो टैक्स लेवी करे। ठीक है, अब हम बात करेंगे चार्टर
ऑफ 1833 सेंट हेलेना एक्ट, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए, एंड ऑफ राइट टू ट्रेड, सबसे पहली बात यहां पर ये बोली गई, सारे अपने पिछले एक्ट में क्या किया था इन्होंने, मोनोपोली खत्म की थी सब चीज की, लेकिन ट्रेड और चाइना की ट्रेड से रिलेटेड और चाइना से रिलेटेड जो भी ट्रेड होगा, टी से रिलेटेड और चाइना से रिलेटेड, उसको रखा था, लेकिन अब सारी मोनोपोली खत्म कर दी है। एंड ऑफ राइट टू ट्रेड, अब ये पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम बनता जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हमें याद है कि हम पढ़ते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तक हम पढ़ते थे, लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया है, और ये पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, इसके पास सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स दे दी गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, द नीड फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज मर्ज्ड विद बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनटू एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज। अब यहां पर जो हमने पिछले एक्ट में एक पढ़ा 17 ये आपके पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 वाले एक्ट में, जहां पर डुअल कंट्रोल की बात कही गई थी, तो डुअल कंट्रोल वाज अबॉलिश्ड। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सारी पावर दे दी गई, दोनों आपकी मिलिट्री से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनता जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनती जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डेट्स ऑफ, ये इसमें एक और प्रोविजन था कि जो भी इंडिया के ऊपर, मतलब उनके रीजन में जो भी ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया था, उसमें जितने भी डेट्स होंगे ऑफ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी डेट्स होंगे, टू बी टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन रेवेन्यू से ही उसको डील किया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन, बल्कि दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given exclusive legislative powers for entire British India। गवर्नर जनरल के पास पूरी लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, यानी कि कुछ भी आप कानून बनाइए, कुछ भी आप कानून बनाइए, कुछ भी आप करिए, मतलब सारे कानून बनाने की जो पावर थी वो इसी के लिए, मतलब गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए आप रूल बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसमें एक प्रोविजन इंडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, क्योंकि ओपन कंपटीशन सिस्टम आ गया था, लॉर्ड मैकॉले का, मतलब सिविल सर्विसेज का सिस्टम आ गया था तब तक। तो क्या हुआ कि इंडियंस शुड नॉट बी debarred from holding any places, office, employment। इंडियंस को अलाउ कर दिया गया, कोई भी जगह पर आप जा सकते हैं, किसी ऑफिस के आप मतलब कर्मचारी बन सकते हैं, और किसी भी तरीके का आप एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं कंपनी के अंडर। ठीक है, ये शुड नॉट बी डिबार्ड है, इसको याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट भी कभी ना कभी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने 1833 का एक्ट पढ़ा, सेंट हेलेना एक्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। डुअल कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से चार्टर में एक्ट में किया। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पूरी तरीके से ये बन गया, जितना भी डेट था कंपनी का वो टू बी ओवरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेसेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आज हम इतने ही एक्ट्स पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम आगे के जितने भी एक्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे। बाद में हम कुछ मेंस के क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड जो आए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, यानी कि पहला चैप्टर है, तो आप मेरे साथ बस बने रहिए, आप प्रोसेस फॉलो करिए। पॉइंट वाइज मैनर में कितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, आप इसको माइंड में अपने बैठाइए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा है, आप 2-3 बार अगर आप इस क्लास को सुन लेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सो स्टे विद मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।